नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पे। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे डब्ल्यूपीआई के बारे में। यह जो आर्टिकल है इकोनॉमी से रिलेटेड है। अब आपने देखा होगा पिछले लगभग 6-7 महीने से आरबीआई के द्वारा भी बहुत सारे जो है नॉर्म्स लिए गए। इवन आपने देखा एमपीसी की जो बैठक हुई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की, उसमें भी जो मुख्य रूप से देखा जाए तो रिवर्स रेपो रेट वह भी वही सामान्य दर में मतलब मुख्य रूप से रखा गया। और आपको पता भी होना चाहिए कि एमपीसी जो होता है यानी मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी है, जिसका स्थापना 2016 उर्जित आर पटेल की जो समिति बनी हुई थी उसके बाद उसकी स्थापना होती है। तो इसमें क्यों मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो एमपीसी की स्थापना क्यों हुई थी, क्या कारण है या किस उद्देश्य के लिए किया गया था, तो आपको ये जानना जरूरी है कि जो इन्फ्लेशन होता है, जो मुद्रास्फीति होती है, उस मुद्रास्फीति को कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे नियंत्रण किया जाए। तो दो तरह से नियंत्रण उसका किया जा सकता है। एक उसका होता है राजकोषीय नीति, फिस्कल पॉलिसी जो होता है, वो फिस्कल पॉलिसी जो है गवर्नमेंट के द्वारा जो है अप्रूवल किया जाता है। गवर्नमेंट जो है वह, जैसे अभी आपने कुछ समय पहले देखा होगा कि जीएसटी के रेट में कुछ बदलाव किया गया यानी कट किया गया। तो वह जो किया गया वह वित्त मंत्रालय के द्वारा किया गया, तो वह गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया एक इनिशिएटिव है ना। ठीक वैसे ही आरबीआई जो है, आरबीआई के द्वारा गवर्न एक 6 सदस्यीय बॉडी है, निकाय है, जिसका नाम है एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जिसकी स्थापना 2016 में हुई थी। यह कमेटी का बैठक प्रत्येक 2 माह पे होता है। अर्थात अगर आपसे पूछा जाए कि पूरा वर्ष भर में एमपीसी की जो बैठक होती है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो बैठक होती है, वो वर्ष भर में 6 बार होती है, यानी प्रत्येक 2 माह पे इसकी बैठक होती है। अब इसमें कौन से निर्णय लिए जाते हैं, तो इसमें जो निर्णय लिए जाते हैं बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ठीक ना, एलएएफ से संबंधित ये सभी जो है निर्णय जो है लिए जाते हैं। अब आप बोलेंगे कि यह निर्णय क्यों लिए जाते हैं, कारण क्या है, पॉलिसी जिसको रेपो रेट को पॉलिसी रेट भी कहा जाता है, तो इसमें ये सब डिसीजन क्यों लिए जाते हैं, उसका कारण यह है कि आरबीआई का काम क्या है कि इन्फ्लेशन को जो है मुद्रास्फीति को उसको नियंत्रित करना और साथ साथ उस स्थिति तक लाना ताकि जो है मंदी जो है वह क्रिएट ना हो पाए। और ज्यादा देखिए, जैसे इन्फ्लेशन होता है तो ऐसे अगर कहा जाए तो सामान्य इन्फ्लेशन में क्या होता है, जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है वैसे वैसे डिमांड बढ़ता है, और डिमांड बढ़ता है तो रोजगार बढ़ता है। ऐसे सामान्य इन्फ्लेशन की यह परिभाषा होती है और ऐसा सामान्यता होता भी है। लेकिन वही इन्फ्लेशन जब आवश्यकता से अधिक बढ़ जाता है तो उस स्थिति में क्या होती है, उस स्थिति में महंगाई तो बढ़ जाती है लेकिन बेरोजगारी बढ़ने लगती है, यानी रोजगार जो है वह क्रिएट होना कम हो जाता है। तो वह जो है स्थिति जो होती है वह देखा जाए तो वह स्थिति जो है अर्थव्यवस्था के लिए सही नहीं रहती है। तो उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे एमपीसी के बारे में, कौन कौन से उसमें से मेंबर्स होते हैं, कौन उसका अध्यक्षता करता है, ठीक है, बैठक कैसे होती है। यहाँ पर जो है एमपीसी से रिलेटेड जो है प्रश्न यूपीएससी के द्वारा पूछा भी जा चुका है, ये आप देखे भी होंगे, अगर पीवाईक्यू आप लगाते होंगे तो आपने देखा होगा कि एमपीसी से रिलेटेड जो है प्रश्न वह पूछा जा चुका है किसके द्वारा, यूपीएससी में, ठीक ना, यूपीएससी के द्वारा पूछा गया। हालांकि यूपीएससी यह जो एमपीसी आया कब आया, 2016 में आया, ठीक ना, और कमेटी भी याद रखिएगा। अब इसमें जो पॉलिसी रेट है उसका प्लस माइनस क्या होता है, 4+2 मतलब प्लस माइनस जो है 2 रहना चाहिए 4 से। आदर्श जो होता है 4 होता है, उसमें +-2 हो सकता है। अर्थात अगर आप देखें तो न्यूनतम 2 और अधिकतम कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। इसी के बीच में इन्फ्लेशन होना चाहिए। अगर इसके बीच में नहीं है, इससे अधिक है, तो मुद्रास्फीति आवश्यकता से अधिक बढ़ जाती है और उस स्थिति में अनएम्प्लॉयमेंट जो है ज्यादा बढ़ने लगता है, बेरोजगारी ज्यादा बढ़ने लगती है, ठीक ना। तो उसके बारे में भी हम लोग बात अभी करेंगे। अब ये बात जो हो रही है डिमांड रिलेटेड, ये डब्ल्यूपीआई की बात हो रही है। देखिए, पहले जो महंगाई दर मापी जाती थी, जो इन्फ्लेशन मापा जाता था, वह होलसेल प्राइस इंडेक्स से मापा जाता था। अब आप बोलेंगे होलसेल प्राइस जो इंडेक्स है वो है क्या, तो होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है एक तरह से थोक जो बिक्री होती है वस्तुओं का, वह उसका पूरा जो है डिमांड के अनुसार जो बिक्री होता है उसका एक इंडेक्स है, उसका एक सूचकांक है, जिसके आधार पर ये पता लगाया जाता है कि बाजार में इन्फ्लेशन रेट क्या है, या इन्फ्लेशन जो है या महंगाई या डिमांड जो है कैसे है, ठीक है। अब उसके बाद से आप देखेंगे कि बाद में लाया गया किसको, सीपीआई को। सीपीआई में अब देखिए इसमें बहुत सारी समितियों के, चूंकि मैं उसके अंदर नहीं जा रहा हूं, आप इकोनॉमिक में पढ़े होंगे, उस सारी चीजों को पढ़े होंगे, तेंदुलकर समिति, या मुख्य रूप से जो है लकड़बग्घा, मुख्य रूप से लकड़बग्घा, सॉरी, लकड़ा वाला जो है समिति, उसमें पढ़े होंगे आप सारी चीजें, तो उस पे हम लोग नहीं जा रहे हैं, ठीक ना।
डायरेक्ट हम लोग इस पे मतलब सीपीआई क्यों अपनाया गया, कारण क्या है, डब्ल्यूपीआई से सीधे सीपीआई की तरफ क्यों आया गया, उसका बात सीधा मुख्य कारण यही है कि जो सीपीआई होता है, कंज्यूमर प्राइस जो इंडेक्स होता है, वह खुदरा मूल्य जो है सूचकांक है। अब खुदरा मूल्य सूचकांक ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, डब्ल्यूपीआई से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट सीपीआई क्यों है, उसका कारण ये है कि आप देखेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में, खासकर शहरी क्षेत्रों में भी आप देखेंगे, या ग्रामीण क्षेत्रों में भी, या मिडिल, चूंकि भारत में सबसे ज्यादा मिडिल क्लास फैमिली रहती है, उसमें अगर आप देखेंगे कि थोक वाला जो वस्तु होता है उसका खरीद जो है वह व्यापारी वर्ग के लोग जो है वो करते हैं, लेकिन जो आम नागरिक है वह जो थोक वस्तुएं हैं उसकी जो मुख्य रूप से देखा जाए खरीद जो है वह कम किया जाता है, उसमें से खुदरा जो वस्तु है उसके जो है खरीद ज्यादा किया जाता है। मतलब जो भी जैसे आम नागरिक, जो भी आम नागरिक है वो जो भी वस्तुएं खरीदने जाता है तो सीधे, अब ये थोड़ी है कि उसको एक माचिस की आवश्यकता है तो पूरा बंडल खरीद के लेके आ जाता है, ऐसा तो है नहीं। या अगर मार्केट में वो जा रहा है, नमक अगर उसको खरीदना है तो नमक की एक पैकेट लेके आता है, उसका मंथ भर का काम चला जाएगा। अब ये थोड़ी कि नमक का पूरा 2 बोरा लेके चला आएगा, वो 2 बोरा जो लेके आएगा वो कौन आएगा, जो व्यापारी वर्ग, जो बिजनेस वर्ग का व्यक्ति है वो लेके आ सकता है। तो बिजनेस वर्ग का व्यक्ति जब लेके आएगा तो उससे डब्ल्यूपीआई से अगर आप आकलन करेंगे इन्फ्लेशन का, तो पूर्ण रूप से इन्फ्लेशन का आकलन नहीं हो पाएगा, इसीलिए डब्ल्यूपीआई की जगह पे जो है वह सीपीआई को अपनाया गया। अब यहाँ पे बेस ईयर से रिलेटेड भी पिछले वर्ष में प्रश्न पूछा जा चुका है यूपीएससी के द्वारा, सीपीआई के द्वारा। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ये कंफ्यूजन होता है सीपीआई और डब्ल्यूपीआई में, कि सीपीआई कौन मापता है, डब्ल्यूपीआई कौन मापता है। दोनों को अलग अलग जो मंत्रालय के द्वारा मापा जाता है, अलग अलग मिनिस्ट्री जो है इसका मापन करती है, उसमें दोनों का बेस ईयर भी सेम नहीं है, बेस ईयर भी दोनों का अलग अलग है, डब्ल्यूपीआई का भी और सीपीआई का भी। उसमें आप देखेंगे कि डब्ल्यूपीआई और सीपीआई में दोनों एक वस्तुओं को नहीं माप पाते हैं, दोनों का क्राइटेरिया भी अलग अलग है। अब एक जो है होलसेल जो वस्तु है उसका मापन करता है, उसमें भी एक जो है केवल गुड्स का ही मापन करता है, और एक जो होता है गुड्स एंड सर्विस दोनों का मापन करता है। तो आपसे ये वेटेज भी पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा जो है गुड्स का जो वेटेज है वो किस में है, डब्ल्यूपीआई में है कि सीपीआई में है, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक ना। तो यहाँ से बहुत सारे प्रश्न जो है वह आ सकते हैं। हालांकि अगर हम लोग इस टॉपिक पे चर्चा करें तो कम से कम 2 घंटा इस पे लगेगा, कारण यह है कि डब्ल्यूपीआई, सीपीआई, इन्फ्लेशन, इन यह तीनों जो है एक दूसरे से रिलेटेड है। अब एक दूसरे से ये तीनों रिलेटेड है तो इसमें आप सीधे चले जाएंगे, जो अभी आरबीआई के द्वारा जो बैठक हुई थी एमपीसी की, उसमें आप देखेंगे कि जो पॉलिसी रेट जो सेम वही रखा गया पिछले जो बैठक हुआ था उसी के अनुसार। उसका कारण क्या है, तो अभी आपने देखा दीपावली वगैरह जो त्योहारों का समय आया था उसमें जीएसटी में छूट भी दी गई थी, पॉलिसी रेट भी कट किए गए थे उससे पहले लगभग सितंबर के आसपास। उसका कारण क्या है, तो कारण यह है कि मार्केट, चूंकि इसका सबसे बड़ा प्रभाव यूएस से आप देख सकते हैं, कि क्योंकि यूएस का जो टैरिफ लगा हुआ था उसके कारण बहुत सारे अर्थव्यवस्था में जो डिमांड है उसका जो है क्रिएशन जो है कम हो गया था। तो डिमांड के क्रिएशन को बढ़ाने के लिए आरबीआई के द्वारा ये सारी चीजें, ये नॉर्म्स लेने पड़े। अब उसमें जो है क्यों लेना पड़ा, क्योंकि जैसे ही आपने आपने पढ़ा भी होगा, मैं थोड़ा सा शार्ट में उसका वर्णन कर दे रहा हूँ, क्योंकि अभी उस पर हम लोग चलेंगे तो कम से कम आधे 1 घंटे का टॉपिक हो लगेगा, पूरा पॉलिसी रेट से लेके रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट, बैंक रेट, ये सभी जब हम लोग को पढ़ना होगा तो उसमें इकोनॉमिक्स का खुद टॉपिक है, वो आप पढ़े होंगे, बेसिक में पढ़े होंगे, तो मान के मैं चल रहा हूँ कि आपने पढ़ा होगा ये सारी चीजें। तो आरबीआई के द्वारा जो है यह रेपो रेट में कमी, अथवा बैंक रेट में जो कमी की गई है, या रिवर्स रेपो रेट में जो कमी की गई है, ठीक ना, एसएलआर, सीआरआर में जो कमी की गई है अभी हाल ही में, उसका कारण क्या था, ताकि जो इंटरेस्ट है वह इंटरेस्ट कम हो। अब इंटरेस्ट कम हो, इंटरेस्ट का मतलब ब्याज है ना, अब ब्याज जब कम होगा तो बैंक भी, जब बैंक ब्याज, कम ब्याज पे पैसे को लेंगे तो बैंक भी क्या करेंगे, अगला यानी मुख्य रूप से जो एक्सेस करने वाला जो व्यक्ति है, जो आम नागरिक है, उसको भी कम रेट पे जो है वह ब्याज देंगे। अब कम रेट पर अगर ब्याज हो जाएगा, मुख्य रूप से अगर देखा जाए बैंकों द्वारा जो दिया जाने वाला जो एसेट है, या बैंक द्वारा जो दिया जाने वाला धन है, अगर उसमें ब्याज कम हो जाए तो उससे क्या होगा, सीधे मार्केट में डिमांड बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि लोग तो यही सोचते हैं कि हाँ इस समय ब्याज कम है, तो ब्याज कम है तो कोई चीज उधार लिया जा सकता है, देश में क्या पड़ेगा, सस्ता पड़ेगा। तो उस स्थिति में लोगों के द्वारा डिमांड बढ़ाई जा सकती है। अब डिमांड बढ़ेगा तो सीधे सीधे क्या होगा, तो मार्केट में अगर डिमांड बढ़ेगा तो अर्थव्यवस्था यानी जीडीपी उत्पादन जो होगा, यानी प्रोडक्शन जो होगा वो भी बढ़ाना पड़ेगा, एमएसएमई से लेके जो भी कोर सेक्टर्स है, उसमें जब प्रोडक्शन बढ़ेगा, डिमांड
के अनुसार अगर प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो सीधे सीधे क्या होगा, उसमें जो जीडीपी है, यानी जिसमें अगर आप देखेंगे तो जो अर्थव्यवस्था मापा जाता है सॉरी, तो उसमें अगर देखेंगे जो तो जीडीपी में भी क्या होगा, वृद्धि दिखाई देगा। लेकिन आपने पढ़ा होगा कि जीडीपी विकास डेवलपमेंट अलग चीज है और जीडीपी समृद्धि जो है वह अलग चीज है। यानी जीडीपी में वृद्धि अगर हो रहा है, सिंपली अगर वृद्धि हो रहा है तो वो अलग चीज है, उसमें वृद्धि किया आ सकता है। मतलब दो तरह से काम होता है। एक एक तो आप अपने जैसे मान लीजिए आपकी फैमिली है और फैमिली आपकी जो है सपोज दैट ऐसा मान लीजिए कि आपकी फैमिली में लोग बीमारी से वैसे जूझ रहे हैं, नमक चावल खा रहे हैं वैसे ही खा, आपके पास पैसा है ना, ऐसा नहीं कि पैसा नहीं है, आपके पास पैसा है, सारी चीजें हैं, आपके पास एक्सेस है, उसके बावजूद भी जानबूझकर जो है वो सारी चीजें की जा रही हैं और उसके बाद से आपकी समृद्धि मतलब मुख्य रूप से आपका जो है परिवार का इनकम जो है बढ़ता चला जा रहा है, सेविंग बढ़ता चला जा रहा है। तो एक ये इनकम हो गया। दूसरा ये हो गया कि आपकी इनकम भी बढ़ रही है और साथ साथ आपके घर के लोगों का जैसे स्वास्थ्य हो गया, खान पीन की जो व्यवस्था है उसमें भी जो डेवलपमेंट आ रहा है वो सारी चीजें, उससे क्या होगा, स्वास्थ्य भी सही रहेगा। तो इसके साथ इसका मतलब कि आपकी आय भी बढ़ रही है, आय के साथ साथ जो है आपकी जीवन प्रत्याशा भी बढ़ रही है, तो उसको कहा जाता है जीडीपी समृद्धि, ठीक ना। तो एक मैं फैमिली के कोर पे बताया हूं, यह पूरा ऑन द होल पे अर्थव्यवस्था पर आप देखेंगे तो ऑन द होल पे आपको दिखाई देगा कि समृद्धि दर जो होता है उसमें डेवलपमेंट के साथ, यानी वृद्धि के साथ साथ डेवलपमेंट भी किया जाए। अब डेवलपमेंट जो अवधारणा है वह मुख्य रूप से काउंटेबल नहीं है, उसको गिना नहीं जा सकता है। जैसे अगर आप कहें कि गरीबी का कोई एक परिभाषा बताइए, तो गरीबी का कोई एक्चुअल परिभाषा नहीं हो सकता है, ठीक ना। अब कुछ लोग कहेंगे कि अगर किसी व्यक्ति के पास आवास नहीं है, मकान नहीं है, तो वह गरीब है। किसी के पास भोजन करने के लिए मुख्य रूप से अन्न नहीं है तो वो गरीब है। और कोई ऐसा कहेगा जिसमें जैसे अभी अमेरिकन जैसे यूएस जैसे देश हैं, जो पूंजीवादी जो देश है, उसमें अगर आप देखेंगे तो किसी के पास अगर गाड़ी नहीं है, फोर व्हीलर्स जो है वो नहीं है, वो गरीब है, ठीक ना। तो अलग अलग देशों में परिभाषा उसकी, तो जो गरीबी है वास्तव में गरीबी कोई एक डायमेंशन नहीं होता है, इसलिए उसकी परिभाषा भी एग्जैक्ट नहीं हो सकती है। तो हम लोग बात कर रहे थे डब्ल्यूपीआई, यहाँ से बहुत सारे जो है प्रश्न प्रीलिम्स में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए अभी जो यह मुख्य रूप से जो न्यूज बना हुआ है, यह इसलिए बना हुआ कि 27 मंथ से भी नीचे चला गया है डब्ल्यूपीआई। इसका मतलब सीधे सीधे क्या है, सीधे सीधे ये है कि जो थोक मुद्रा बाजार है उसमें अगर देखा जाए तो वह कमी आ रही है, यानी महंगाई नहीं बल्कि उसमें कमी आ रही है। तो कमी आ रही होगी तो क्या होगा, इन्फ्लेशन तो होगा नहीं, तो वह क्या होगा, डिफ्लेशन हो जाएगा। तो आप तीन चीज पढ़े होंगे, एक इन्फ्लेशन पढ़े होंगे, एक डिफ्लेशन पढ़े होंगे, एक डी इन्फ्लेशन पढ़े होंगे। तो तीन शब्द है, तीनों को जैसे देखिए, जब डिफ्लेशन जब अगर डिफ्लेशन होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो आपका मुद्रास्फीति है वो मुद्रास्फीति क्या हो रही है, धीरे धीरे नीचे की ओर आ रही है। अब नीचे की ओर के आना का मतलब ये हुआ कि आपका जो आदर्श 4% होना चाहिए 4% से नीचे की तरफ आ रहा है, लेकिन 2% से भी अगर नीचे चला गया अगर आपका मुद्रास्फीति, तो उस स्थिति को क्या कहेंगे, उसको कहेंगे, उसको जो है डी इन्फ्लेशन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, डी इन्फ्लेशन कहा जाएगा। अब डी इन्फ्लेशन जो होता है वह अर्थव्यवस्था के लिए बिल्कुल ही जो है अगर देखा जाए तो नेगेटिव सूचक है। जैसे अगर आप देखेंगे उससे क्या होता है, भारी मात्रा में मंदी आती है, ठीक ना। जैसे आपने देखा होगा कि 2008 में अमेरिका में भी आपको देखने को मिला होगा कि वहां पे भारी मंदी आई थी। अब मंदी में भी ऐसा कोई भी विश्व का कोई भी ऐसा देश हो जो कह दे कि मैं अकेले अकेले जो है उस मंदी से लड़ सकता हूँ, लड़कर उभर सकता हूँ, तो ऐसा संभव नहीं है। अभी आपने आज के भी न्यूज में देखा होगा कि जैसे टैक्स हेवन जो होता है, टैक्स हेवन के बारे में आपने पढ़ा होगा, वह टैक्स हेवन पहले कंपनियां जो कॉर्पोरेट सेक्टर था वह अलग तरीके से जो हेवन कंट्रियां होती थी, एंजल कंट्रियां होती थी, वहां पे जाके जो है वह टैक्स के चोरी करने का काम करती थी। आज के जमाने में अभी जो रिपोर्ट, अभी हालिया जो रिपोर्ट आया है उसमें आप देखे होंगे कि क्रिप्टो करेंसी यह इसमें सबसे बड़ा योगदान दे रहा है। अभी हाल मतलब गाजियाबाद एक व्यक्ति है, वो यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी का, चूंकि क्रिप्टो करेंसी जो है रेगुलेट नहीं होती है, वहां पे स्टॉक मार्केट में उसका रेगुलेशन कोई नहीं है, तो यहाँ से जो है इन्वेस्ट करके जाके सऊदी अरबिया में जो है वह जो है लगभग 30-40 करोड़ के आसपास वहां से जो है आउटपुट कर लिया है। तो यहाँ से जो है जो टैक्स हेवन से संबंधित वो सारी चीजें नॉर्म्स है उसको तो अभी बदला जाएगा, लेकिन ये डब्ल्यूपीआई जो है यह क्यों कम हो गया है, डिफ्लेशन क्यों हो गया है, कारण क्या है, तो ये आपको सिंपल सी शब्दों में आपको आ जाना चाहिए कि डिफ्लेशन इसलिए हुआ है कि पिछले आप 6-7-8 महीनों से आप देख रहे होंगे कि दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, जो आरबीआई के द्वारा लिया गया था नॉर्म्स, वह सीधे सीधे क्या किया गया था,
वह कम कर दिया गया था, रेपो रेट या पॉलिसी रेट जो है कट कर दिया गया था, जिसके कारण ये सारी चीजें हुई हैं, ठीक ना। अब देखिए कि आधार वर्ष इसका क्या है डब्ल्यूपीआई का, तो आधार वर्ष जो है डब्ल्यूपीआई का क्या है, यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है उसका आधार वर्ष क्या है, आधार वर्ष है 2011-12। तो 2011-12 जो आधार वर्ष है वो डब्ल्यूपीआई का है। और अगर आपसे सीपीआई का पूछे, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का, तो उसका आधार वर्ष क्या है, 2012 है। ये चीज को याद रखिएगा, दोनों में अंतर भी आपसे पूछा जा सकता है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे जो खाद्य पदार्थ हैं, ठीक ना। अब देखिए इन्फ्लेशन भी अगर आपसे पूछा जाए तो इन्फ्लेशन आप डायरेक्ट कह सकते हैं, दो तरह का होता है ना। एक होता है हेडलाइन इन्फ्लेशन, आपने पढ़ा होगा हेडलाइन इन्फ्लेशन, और एक है कोर इन्फ्लेशन। अब देखिए हेडलाइन इन्फ्लेशन और कोर इन्फ्लेशन में मात्र थोड़ा सा अंतर है। थोड़ा सा अंतर क्या है कि जो हेडलाइन इन्फ्लेशन होता है, इसमें आप देखेंगे फूड, पेट्रोलियम, ठीक ना, फूड पेट्रोलियम जो ईंधन हो गया, है ना, ये सभी चीजें जो है वह जुड़ी होती हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन में। मतलब ऑन द होल पे अगर देखा जाए तो कह सकते हैं आप ऑन द होल पर जो इन्फ्लेशन है वो हेडलाइन इन्फ्लेशन है। लेकिन कोर इन्फ्लेशन क्या है कि अगर फूड और जो ईंधन है, ठीक ना, फूड और ईंधन जो है, जैसे पेट्रोलियम वगैरह हो गया या कोयला वगैरह हो गया, ये सारी चीजें अगर इसको हटा दिया जाए, कहां से, इन्फ्लेशन वाले पार्ट से अगर इसको हटा दिया जाए, उसके बाद जो इन्फ्लेशन बच रहा है उस इन्फ्लेशन को क्या कहा जाता है, कोर इन्फ्लेशन कहा जाता है, ठीक ना। अब आप देखेंगे कि इसको हटाने, कोर इन्फ्लेशन का मुख्य अवधारणा क्यों आया, इसको हटाने की बात क्यों करी, क्योंकि आप देखेंगे कि फूड जो है वह एक तो मौसम प्रक्रिया के कारण जब फसलें खराब हो जाती हैं तो इसमें उतार चढ़ाव, या मुख्य रूप से जो बाहरी कुछ अगर देखेंगे ट्रेड संबंधी कुछ चीजें हो जाती हैं तो उसमें भी इसका उतार चढ़ाव बना रहता है। ठीक वैसे ईंधन भी आपने देखा होगा, पिछले कुछ वर्षों में जो अमेरिका है या फिर से यूक्रेन और रूस में जो युद्ध चल रहा है, इजराइल और जो अरबियन कंट्रीज में जैसे ईरान वगैरह के बीच में हो युद्ध जो चल रहा था, इससे डिस्टरबेंस जो है क्रिएट होता है। अब इससे क्रिएट होने के कारण जो ईंधन होते हैं जैसे कच्चे तेल हो गए, इस पे भी क्या होता है, इसके रेट पर जो है वो प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। अब इसके रेट पर जब इफेक्ट पड़ता है तो ये क्या होगा, किसी देश में जब जा रहा होगा तो क्या होगा, इन्फ्लेशन में भी योगदान तो देगा हो, तो ये भी योगदान दे रहा होगा। तो इसलिए इसका मुख्य रूप से अगर इसको हटा दिया जाए उसके बाद जो इन्फ्लेशन बच रहा है उस इन्फ्लेशन को क्या कहते हैं, कोर इन्फ्लेशन कहा जाता है, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिएगा। अब थोड़ा सा इसमें आप याद रखेंगे, यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में कि डब्ल्यूपीआई और सीपीआई में मुख्य अंतर क्या है। तो एक बास्केट की टोकरी में अगर आप देखेंगे तो इसमें केवल गुड्स रखा जाता है, यानी डब्ल्यूपीआई में क्या रखा जाता है, केवल गुड्स की मापन की जाती है, मतलब वस्तुओं के मूल्य का ही केवल मापन किया जाता है। जबकि सीपीआई में अगर आप देखेंगे तो गुड्स और सर्विस दोनों का मापन किया जाता है, यानी जो सेवा प्रदान की जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि भारत का जो निर्यात है उसमें सबसे ज्यादा योगदान जो है सर्विस सेक्टर का है। तो सर्विस सेक्टर का जब सबसे ज्यादा योगदान है और इसी को नहीं मापा जाएगा तो आपको कैसे इन्फ्लेशन मुख्य रूप से एग्जैक्ट इन्फ्लेशन कैसे पता चलेगा। तो इसमें गुड्स और सर्विस दोनों का मापन होता है। अब गुड्स माने जैसे वस्तुओं का मूल्य बढ़ रहा है उसका तो होगा, अब सर्विस का मतलब जैसे कोई इंटरनेट सेवा दिया जा रहा है या सॉफ्टवेयर सेवा दिया जा रहा है या जैसे डाक सेवाएं दी जा रही हैं या बैंकिंग सेवाएं दी जा रही हैं, तो इस सर्विस पे जो सर्विस चार्ज लगता है वो भी इसमें जुड़ जाता है, किसमें, सीपीआई में, ठीक ना। तो सीपीआई मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और डब्ल्यूपीआई का मतलब होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो इन दोनों में मेन अंतर आप देख सकते हैं, इसमें केवल गुड्स का जो है मापन किया जाता है और यहाँ पे गुड्स एंड सर्विस यानी वस्तु और जो वस्तुएं और जो सेवा है उस दोनों का जो है मापन किया जाता है, ठीक ना। उसके बाद से अगर देखेंगे तो इसका बेस ईयर, डब्ल्यूपीआई का बेस ईयर जो है वो 2011-12 है, जबकि सीपीआई का बेस ईयर क्या है, 2012 है। यहां से प्रश्न पूछा जा चुका है। फिर रेफरेंस ईयर अगर देखेंगे तो इसका फाइनेंशियल ईयर होता है, इसका कैलेंडर ईयर होता है। अब कौन कौन जारी करता है, किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो यहाँ पे आप आसानी से देख सकते हैं कि होलसेल प्राइस इंडेक्स और सीपीआई में अगर आप देखेंगे तो इसको पब्लिश किया जाता है, यानी डब्ल्यूपीआई को आपसे पूछा जा सकता है कि डब्ल्यूपीआई को कौन पब्लिश करता है, तो ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर के द्वारा किया जाता है। और किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अंतर्गत आता है। तो ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अंतर्गत आता है, उसके द्वारा पब्लिश किया जाता है डब्ल्यूपीआई, है ना। इंडेक्स जो है डब्ल्यूपीआई वाला कौन पब्लिश करता है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, और किस मंत्रालय के अंतर्गत,
तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अंतर्गत। वही सीपीआई में देखिए बिल्कुल अलग है। सीपीआई में एनएसओ के द्वारा यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के द्वारा एनएसओ के द्वारा क्या किया जाता है, रिलीज किया जाता है सीपीआई इंडेक्स। और मंत्रालय याद रखिएगा, मंत्रालय भी अलग है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन जो है यह मंत्रालय है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, यह मंत्रालय जो है इसको मुख्य रूप से इस मंत्रालय के अंतर्गत जो एनएसओ आता है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, उसके द्वारा सीपीआई जो है इंडेक्स निकाली जाती है। वही डब्ल्यूपीआई जो है वह निकाला जाता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अंतर्गत आता है, ठीक ना। अभी मैंने बताया कि इसमें केवल गुड्स का मापन होता है, इसमें गुड्स एंड सर्विस दोनों का मापन होता है। इसमें अगर देखेंगे डब्ल्यूपीआई में तो लगभग 697 जो है प्राइमरी आर्टिकल्स, फ्यूल एंड पावर मैन्युफैक्चर गुड्स, ये सारी चीजें, इन सब आइटम्स जो है इसमें है डब्ल्यूपीआई में। लेकिन वही अगर आप देखेंगे सीपीआई में तो ग्रामीण क्षेत्र में 448 448, वही अर्बन क्षेत्र में 460 जो चीजें हैं उसका मापन किया जाता है। इसका बेस ईयर 2011-12 है डब्ल्यूपीआई का, और सीपीआई का है 2012, मैंने पहले ही बताया आपको। वैसे ही डब्ल्यूपीआई जो है वह वीकली लेवल पे यानी साप्ताहिक लेवल पर भी मापा जाता है, और मंथली लेवल पर भी जो है वह मापा जाता है। लेकिन सीपीआई जो है वो केवल और केवल मंथली बेसिस पे जो है इसका मापन किया जाता है, ठीक है। यहाँ से आपको ये पता चल जाना चाहिए। तो इन्फ्लेशन मैंने बताया, कोर इन्फ्लेशन मैंने आपको अभी बताया, हेडलाइन इन्फ्लेशन आपको मैंने अभी बताया। इन्फ्लेशन क्या होता है, मैंने बताया कि जब वस्तुओं का मूल्य बढ़ने लगे उसको कहा जाता है क्या, मुख्य रूप से इन्फ्लेशन कहा जाता है, ठीक ना। अब इसमें इन्फ्लेशन में भी कई तरह के इन्फ्लेशन होता है, जैसे क्रीपिंग, रेंगती हुई इन्फ्लेशन। जैसे अगर देखेंगे जहां पे प्राइस लेवल जो है राइज हो रहा हो, और मतलब सिंगल डिजिट में राइज हो रहा हो, तो उसको कहा जाएगा क्रीपिंग इन्फ्लेशन। और एक है गैलोपिंग इन्फ्लेशन, आपसे पूछा जा सकता है। तो गैलोपिंग इन्फ्लेशन क्या है, जब इन्फ्लेशन जो है चेक नहीं किया जाए, कंट्रोल करने योग्य ना हो, मतलब वश में ना हो। जब इन्फ्लेशन वश में ना हो, वश में ना हो इसका मतलब 2 डिजिट या 2 डिजिट से अधिक का हो जाए। जैसे इन्फ्लेशन 10% या 20% या 200% पर चला जाए, जो कि अब कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, अब नियंत्रित उसको नहीं किया जा सकता है, उसको कहा जाता है गैलोपिंग इन्फ्लेशन। तो गैलोपिंग इन्फ्लेशन आपको समझ में आ गया होगा, जो 2 डिजिट या 2 से मोर डिजिट में होता है, ठीक ना, वह होता है। वैसे हाइपर इन्फ्लेशन अगर आप देखेंगे तो हाइपर इन्फ्लेशन जिसमें प्राइस राइज होता है, अगर आप देखेंगे तो इवन 8 ट्रिलियन परसेंट एनुअली, मतलब वार्षिक रूप से 1 ट्रिलियन से भी ज्यादा जो है इन्फ्लेशन बढ़ जाए तो उसको कहा जाता है हाइपर इन्फ्लेशन, जो कि जर्मनी में हुआ था 1920 के दशक में। तो ये हाइपर इन्फ्लेशन है। कोर इन्फ्लेशन मैंने आपको अभी बताया है, और हेडलाइन इन्फ्लेशन आपको बताया ही मैंने। फिर एक होता है स्टैगफ्लेशन। देखिए स्टैगफ्लेशन आपसे पूछा भी जा चुका है, पीवाईक्यू में आप देखेंगे तो स्टैगफ्लेशन पूछा है। तो जब इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन भी देखिए सामान्य तौर पर देखा जाता है, तो इन्फ्लेशन जब होता है तो इन्फ्लेशन और बेरोजगारी एक दूसरे के जो है, अनएम्प्लॉयमेंट जो है एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। मतलब इन्फ्लेशन अगर बढ़ जाएगा तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वह क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि एम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ जाता है, अर्थात मुद्रास्फीति बढ़ने से रोजगार बढ़ जाता है, कहने का मतलब ये है। तो मुद्रास्फीति जब बढ़ती है तो रोजगार बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पे देखिए स्टैगफ्लेशन होता है तो इन्फ्लेशन तो होता है, मुद्रास्फीति तो बढ़ती है, लेकिन उसके साथ अनएम्प्लॉयमेंट होता है और इकोनॉमिक जो है वह वृद्धि नहीं होती है। उस स्थिति को जो कहा जाता है उसको कहा जाता है स्टैगफ्लेशन, ठीक ना। तो आपको समझ में आ गया होगा स्टैगफ्लेशन क्या है। जैसे 1970 के दशक में यूएस यूके में ये सारी चीजें हुई थी। फिर डिफ्लेशन मैंने बताया कि जब इन्फ्लेशन थोड़ा सा नीचे गिरने लगे, मतलब एनुअली देखा जाए तो नीचे की तरफ गिर रहा हो इन्फ्लेशन, तो उसको कहा जाता है डिफ्लेशन, ठीक है। फिर डिसइन्फ्लेशन अगर देखा जाए तो डिसइन्फ्लेशन मैंने अभी आपको बताया कि जब इन्फ्लेशन रेट जो है डिसलरेट हो, ठीक ना, तो वो सारी चीजें जो है वो क्या कहा जाता है, डिसइन्फ्लेशन कहा जाता है। तो ये सारी चीजें जो है, फिर स्कीफ्लेशन है, ग्रिडफ्लेशन है, श्रिंकफ्लेशन है, ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है जो मैंने बताया अभी, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। तो डब्ल्यूपीआई है। अब प्राथमिक वस्तु आधार वर्ष मैंने बता ही दिया है, आधार वर्ष कौन कौन से हैं इसमें, ठीक ना। ये सारी चीजें इसमें निहित थी, और भी बहुत अधिक पॉइंट इसमें है जुड़ा हुआ, लेकिन चूंकि ज्यादा लंबा हम लोगों का एक क्लास हो जाएगा
तो इसलिए हम लोग अपना क्लास यहीं पे ऑफ करते हैं। फिर मिलते हैं हम लोग अपने अगली क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद। हेलो दोस्तों, नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है। हमारा मिशन के तहत लाया है बेहतरीन टेस्ट सीरीज का कलेक्शन, जिसमें यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, वो भी लोएस्ट प्राइस में। तो आप आज ही अपनी सफलता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए हमारे टेस्ट सीरीज सेंटर दिल्ली के मुखर्जी नगर और प्रयागराज के सिविल लाइंस के सेंटर पर जाकर टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं। आप अगर ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक द्वारा आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर के माध्यम से डाउनलोड कर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज परचेज करें और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाएं। अन्य जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं।